स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वीकली एनालिसिस में। आप सभी जानते हैं कि ये सेशंस आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। तो 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक के जो PIB में करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 2025 में अपना अटेम्प्ट देना है और आपको एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जो आपको रिवीजन में हेल्प करे, तो आप स्टडी IQ IAS का ये सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ये जो बैच है ये आपको मात्र 5000 रुपीज़ में मिलेगा, जो कि क्योंकि अभी एक ऑफर चल रहा है, सुपर सक्सेस सेल चल रही है। और ये जो बैच है हमारा, ये 30 नवंबर से शुरू हो रहा है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें कंप्लीट जो प्रीलिम्स की ओरिएंटेड सिलेबस है वो तो आपको रिवाइज कराया ही जाएगा, साथ में इसमें करंट अफेयर्स को भी हमने लेक्चर्स के अंदर में ही क्या है, इंटीग्रेट किया। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही देखा जाए तो बुकलेट्स भी क्या हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेहतरीन बैच रहने वाला है आपकी पूरी तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको इस सेशन की PDF या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम सभी एक बड़े परिवार के रूप में आगे बढ़कर निकले। तो सबसे पहला टॉपिक है मेलानिस्टिक टाइगर। बेसिकली दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखेंगे तो भारत में जो ओडिशा है उसका जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, आपको मेलानिस्टिक टाइगर सिर्फ वहीं पर ही देखने को मिलते हैं। मेलानिस्टिक टाइगर का मतलब क्या कि ये आप देखेंगे ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं। तो दरअसल ये कोई अलग जेनेटिक वैरायटी नहीं है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एक प्रकार का पिगमेंटेशन के कारण में ये कलर इनको मिलता है। और भारत में जो अगर देखा जाए टाइगर रिजर्व के अंदर में, उड़ीसा ही एक ऐसा है जहां पर सिमलीपाल के अंदर में, जहां पर क्या है, मेलानिस्टिक टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उड़ीसा के अंदर में अगर आप इंटर ब्रीडिंग आप कराना चाहते हैं, इन ब्रीडिंग आप कराना चाहते हैं, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि एक टाइग्रेस जो कि तदोबा अंधेरी, आप तदोबा आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर में टाइगर रिजर्व है, वहां से एक टाइग्रेस को क्या किया जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा, जिससे वहां पर जो जेनेटिक पूल है उसको क्या किया जा सके, डाइवर्सिफाई किया जा सके। और टाइगर की जो पॉपुलेशन अभी जो आपको नजर आती है सिमलीपाल में, जो मेलानिस्टिक है खाली, उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। इट इज अ प्लान ऑफ, अगर आप देखेंगे ये एक पार्ट है एक प्लान का, जहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट इन ब्रीडिंग करना चाहती है। मतलब इन ब्रीडिंग क्या होती है कि एक ही वैरायटी, एक ही जीन वहां पर चलते रहते हैं। तो आप उस डाइवर्सिटी को अगर चाहेंगे तो क्या दूसरे स्पीशीज के साथ में या दूसरे एरिया के उनके साथ में इंटर ब्रीडिंग के ऊपर में फोकस करेंगे, जिससे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर में क्या है, डाइवर्सिटी आए। तो ये चीज कोशिश की जा रही है। तो मेलानिस्टिक का मतलब क्या, सूडो मेलानिस्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर इनका अपीयरेंस देखा जाए तो ये फॉल्स मेलानिस्टिक यानी कि कलर हमें देखने को मिलता है। वास्तविकता में काले हैं नहीं, लेकिन हमें नजर आता है कि ये काले होते हैं, क्योंकि जो स्ट्राइप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, मैंने आपको जस्ट बताया कि पिगमेंटेशन के कारण में ये क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और द मोस्ट रिसेंट साइटनिंग अगर देखा जाए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिला, इसलिए इसे सूडो क्या नाम है, मेलानिस्टिक भी बोला जाता है। तो इनको ये कलर कैसे मिलता है, तो सूडो मेलानिस्टिक टाइगर का जो कलर है, वेरिएंट है, अगर देखा जाए, क्योंकि बंगाल टाइगर उनका ये कलर वेरिएंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों होता है, स्ट्रेंज कोट इसलिए आती है क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन के अंदर में म्यूटेशन हो जाती है। अगर आप देखें, कंपेयर करेंगे टाइगर पॉपुलेशन जो सिमलीपाल के अलावा और कहीं पर भी देखा जाए, तो ये ऐसा जीन का म्यूटेशन बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। सिर्फ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन हम ज़्यादातर कहाँ देख रहे हैं, सिमलीपाल में देख रहे हैं। द ओनली अदर ब्लैक टाइगर जो अभी तक हमें देखने को मिला है वो कहाँ मिला है, नंदकन्नन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर के अंदर में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो यानी कि अभी जो ये जेनेटिक म्यूटेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में क्या होता है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर
इन ब्रीडिंग ही हो रही है। ये जो ब्लैक जो सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं वो आपस में ही इन ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिसके कारण में यही पॉपुलेशन यहीं पर ही रह रही है। यहाँ की जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रही है। तो इंपॉर्टेंट और क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये बात रखिएगा कि सिमलीपाल में आपको ब्लैक टाइगर्स देखने को मिलते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ टाइगर फाउंड इन ओडिशा, वो सारे के सारे मैक्सिमम आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मिलेंगे। और जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो टाइगर हैं उनमें ज्यादातर कौन है, वो ब्लैक हैं या फिर क्या है, मेलानिस्टिक हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑल जो उड़ीसा टाइगर एस्टिमेशन निकाला गया उसमें पाया गया 30 टाइगर हैं जो उड़ीसा के फॉरेस्ट में हैं, जिनमें से 27 सिमलीपाल में हैं। और ये सिमलीपाल में जो 27 टाइगर हैं उसमें से 13 एटलीस्ट 13 क्या है, मेलानिस्टिक हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट है। नो अदर वाइल्ड हैबिटेट इन वर्ल्ड हैज सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स। अब ये पाया गया कि यहां पर ही इतने सारे क्यों हैं, तो रिसर्चर ने ये पाया कि यहां पर ये पॉपुलेशन क्या है, ये कट ऑफ है अदर पॉपुलेशन से। और क्योंकि ये आइसोलेटेड है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसके कारण में यहीं पर ही रह रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे ये ब्लैक यहीं पर ही पाए जा रहे हैं। तो इस पॉपुलेशन को क्या कराने के लिए हमें डाइवर्सिफाई कराना है और इन ब्रीडिंग की जगह हम इंटर ब्रीडिंग की तरफ में जा सके, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, ये दूसरे टाइगर्स को यहां पर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद में देखा जाए, आप सभी को ध्यान होगा कि पॉल्यूशन एंड क्रैकर्स का ये न्यूज़ ज़रूर रहता है। जैसे ही दिवाली आती है तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है कि क्रैकर के कारण में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसके सॉल्यूशन के नाते अगर आप देखेंगे CSIR ने ग्रीन फायरवर्क का भी क्या किया है, एक रिसर्च करके इसको निकाला है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। देखिए है ये क्रैकर ही, लेकिन जो दूसरे क्रैकर हैं उनके रिस्पेक्ट में इससे कम पॉल्यूशन होगा और जो हार्मफुल जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो ग्रीन क्रैकर्स याद रखिएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो जो कन्वेंशनल क्रैकर हैं उसमें अगर आप देखेंगे व्हाइट कलर आता है, तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम के कारण में। येलो कलर क्यों आता है, सोडियम कंपाउंड के कारण में, ये क्वेश्चन आता है। तो ग्रीन क्रैकर्स क्या है, इको फ्रेंडली फायरवर्क है, जिसको एक सॉल्यूशन के नाते देखा गया है कि जिससे एयर और नॉइस पॉल्यूशन उस प्रकार का ना हो जैसा कि ट्रेडिशनल फायर क्रैकर के साथ में होता है। दे आर डिजाइन टू एमिट फीवर पॉल्यूटेंट्स, कम पॉल्यूटेंट इनसे निकले, एंड इस तरीके से डेवलप किया गया जिससे क्या है, हार्मफुल जो इफेक्ट होता है कन्वेंशनल क्रैकर का उसको रिड्यूस किया जा सके। याद रहे ग्रीन क्रैकर साथ में ट्रेडिशनल क्रैकर दोनों ही पॉल्यूशन करते हैं, बट जो ग्रीन क्रैकर हैं वो ट्रेडिशनल क्रैकर के रिस्पेक्ट में, ट्रेडिशनल जो पटाखे हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन क्रैकर्स सिर्फ 30%, मतलब अगर आप देखेंगे कंपेयर करें तो जो कन्वेंशनल क्रैकर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में जो आपके ग्रीन क्रैकर्स हैं वो क्या करते हैं, 30% कम एयर पॉल्यूशन करते हैं। तो इसलिए ग्रीन क्रैकर को काफी ज्यादा प्रमोट किया। और साथ में ग्रीन क्रैकर में हार्मफुल केमिकल नहीं होते, जैसे आर्सेनिक हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, जो कि आपके कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स में आपको देखने को मिलते हैं। और हाई एमिशन के लिए कौन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, उस चीज को भी हम क्या करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे रिड्यूस लेवल ऑफ एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, एमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको किसने डेवलप किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने, और CAISR ने इसको क्या किया है, डेवलप किया। अगर आप देखेंगे, और इसको हम कई बार CSIR भी बोलते हैं, और मतलब दोनों ही चीज़ें सेम ही है, आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आप देखेंगे तो ग्रीन फायर क्रैकर्स उन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है, तो ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द CSIR नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्रीन क्रैकर्स मस्ट हैव रिडक्शन इन द साइज ऑफ शेल, एलिमिनेशन ऑफ ऐश यूजेस। उसके बाद में देखा जाए रॉ मटेरियल का भी जो यूज़ है वो भी क्या होता है, कम होता है। और अगर देखा जाए ग्रीन क्रैकर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे श्वास नाम है सेफ वाटर रिलीजर, ऐसी एक है सफल सेफ मिनिमल एल्युमिनियम, एंड स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। ठीक है, तो श्वास क्या है, जहां पर सेफ वाटर रिलीजर होता है विच सप्रेसेस द डस्ट, और इसमें क्या होता है, वाटर वेपर रिलीज होते हैं। इट डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, एंड पार्टिकुलेट जो डस्ट इसमें से रिलीज होता है
वो रिड्यूस हो जाता है अप्रोक्सीमेटली बाय 30%। तो स्वास याद रखिएगा, ये ग्रीन क्रैकर। अगर ऐसा आ जाए स्वास, सफल एंड स्टार वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट आर दीज, तो ये क्या है दोस्तों, ये ग्रीन क्रैकर्स के फॉर्म है। तो अगर आप देखेंगे सफल, सेफ मिनिमल एल्युमिनियम, ठीक है, विच हैज मिनिमम यूजेस ऑफ एल्युमिनियम एंड यूज्ड मैग्नीशियम इंस्टेड। इससे इंश्योर क्या होता है कि साउंड जो है ट्रेडिशनल क्रैकर्स की कंपैरिजन में उसमें रिडक्शन है, जिससे नॉइज पॉल्यूशन को आप क्या कर सकें, कम कर सकें। ऐसे आता है स्टार, सेफ थर्माइट क्रैकर विच डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर एंड एमिट रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर, और इसके साथ में जो साउंड की इंटेंसिटी भी कम होती है। तो याद रखिएगा CSIR के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है WHO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल टीबी की रिपोर्ट, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं टीबी एक बैक्टीरिया के कारण में होती है बीमारी, जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम के कारण में। और टीबी अगर देखा जाए तो ये क्लोज अगर प्रॉक्सिमिटी में आप रहते हैं तो ये स्प्रेड भी होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, है ना। जनरली आप देखेंगे टीबी की जो बीमारी है वो लंग्स में ही हम देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। लंग्स के अलावा शरीर के और भी ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर में इम्पैक्ट करता है। तो जो टीबी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड के लिए, और वर्ल्ड के अंदर में भारत में टीबी के केसेस काफी ज्यादा हैं। तो वर्ल्ड ने एक चैलेंज लिया कि 2030 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। लेकिन भारत ने कहा कि हम 2030 तक नहीं, 2030 तक नहीं, बल्कि हम 2024 तक ही क्या करेंगे, टीबी को एलिमिनेट करेंगे। और इस एम्बिशन 2024 नहीं 2025, सॉरी अभी 2024 में चल रहे हैं इसलिए निकल गया। तो 2025 तक हम क्या करेंगे, 5 साल अर्ली हमने ये टारगेट लिया। और अभी जो 2024 में ये रिपोर्ट आई है वो ये कह रहे हैं कि इस टारगेट के मतलब इसको अचीव कर पाना थोड़ा सा एक क्या है, चैलेंज रहने वाला है। और साथ में एक और आजकल आपने देखा होगा कि जो माइक्रोब्स या फिर कह लीजिए जो एंटीबायोटिक्स आप यूज करते हैं उनके अगर रेजिस्टेंट हो जाए टीबी या फिर बैक्टीरियम, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या होता है, चैलेंज होता है। तो इसके ऊपर में भी काफी ज्यादा क्या है, कंसर्न दिखाया गया है कि जैसे देश हो गया या फिर वर्ल्ड में भी जहां पर भी एंटीबायोटिक्स का काफी ज्यादा यूज होता है और उसमें आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होता है, बेसिकली वो रेजिस्टेंट हो जाता है उन दवाइयों की। तो अगर उन दवाइयों को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो जो ये रिपोर्ट है प्लीज नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो 82 लाख पीपल हैं जिनको न्यूली डायग्नोज हुआ है टीबी 2023 में। और आप देखेंगे 1995 से WHO टीबी के केसेस के नंबर्स को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और ये 2023 में जो नंबर आए हैं वो हाईएस्ट हैं। और आप देखेंगे कोविड-19 को भी सरपास कर दिया है अगर इन्फेक्शियस किलर के रूप में देखा जाए तो। और भारत में जो टीबी के नंबर हैं वो काफी ज्यादा हैं। अगर 1/4 केसेस देखे जाए तो आपको कहाँ भारत में देखने को मिलते हैं। तो टीबी क्यों होता है, एक माइकोबैक्टीरियम के कारण में होता है जो कि मेनली लंग को इंपैक्ट करता है, बट अदर बॉडी पार्ट्स को भी कर सकता है। टीबी हवा के कारण में स्प्रेड होता है, अगर आप छींकते हैं, कफ, स्नीज, स्पीक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टीबी रिपोर्ट भारत में स्लाइट डिक्लाइन तो देखने को मिला है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में। इंडिया के अंदर में अगर देखा है 28 लाख ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हमें 2023 में देखने को मिले, जो कि वर्ल्ड के 26% है। आप देखिए, एंड देयर वर एस्टिमेटेड 3.15 लाख टीबी रिलेटेड डेथ, जो कि 29% है ग्लोबल डेथ के अंदर में। लेकिन एक और बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट याद करिएगा, जरूरी नहीं है कि जितने नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं उतने ही टीबी के केसेस हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे टीबी के केसेस ऐसे होंगे जो अनरिपोर्टेड भी होंगे। तो अगर ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए या टीबी को एलिमिनेट करने के लिए अगर देखेंगे भारत में जो एफर्ट है, उसमें एक एफर्ट है कि हमने टारगेट लिया, एम्बिशियस टारगेट लिया है कि हम 2025 में ही टीबी को एलिमिनेट करेंगे। 2030 में जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट उससे 5 साल पहले। इवन देखेंगे नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-2025 है, उसने टारगेट क्या किया है, ये किया है कि फॉर इंडिया टू रिपोर्ट नंबर नो मोर देन 44 न्यू टीबी केसेस और 65 टोटल केसेस पर लाख पॉपुलेशन बाय 2025, जिससे हम अपना एलिमिनेशन के टारगेट को क्या कर सके, अचीव कर सके। इवन अगर आप देखेंगे हम गवर्नमेंट फ्री मेडिसिन फॉर टीबी ट्रीटमेंट के लिए, इवन जो एसेंशियल मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं
और काफ़ी लंबे समय तक उनको यूज़ करना होता है, तो उसका जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर जो थोड़ा सा बैकवर्ड है उनके ऊपर में काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करती है, ये दवाई प्रोवाइड करती है, जिससे इकोनॉमिक लेवल पर कोई भी बैरियर ना आए इस ट्रीटमेंट को लेने के अंदर में। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा एक चैलेंज है ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने में, वो है ड्यूरेशन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी कोशिश कर रही है, ट्रायल पूरा बाकायदा चल रहा था जिसके अंदर में कोशिश की जा रही है कि जो टीबी के लिए जो दवाइयों का जो ड्यूरेशन है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, यानी कि टीबी का जो ट्रीटमेंट का जो कोर्स है उसको कम किया जाए। एक और चीज़, जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं जिनको निगलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसके ऊपर में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है। साथ में आप देखेंगे निक्षय मित्र पोर्टल को स्टैब्लिश किया गया जिससे टीबी के केसेस को ट्रैक किया जा सके। इवन आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ऐसा करके एक लॉन्च किया गया जिसमें आप और हम इंडिविजुअल पर्सन भी ये सब क्या कर सकते हैं, टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीबी के अंदर में एक बहुत बड़ी परेशानी है न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। टीबी के पेशेंट को सफिशिएंट अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इस न्यूट्रिशनल जो एक चैलेंज है उसको फाइट करने के लिए ये भी चीज़ को क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर 500 रुपीज़ क्या किए जाते हैं टीबी पेशेंट्स को दिए जाते हैं। नए जो टीबी के ड्रग्स हैं, दवाइयाँ जैसे बेडाक्विलिन हो गया, डेलामिनाइड हो गया, इनको जो ड्रग रेजिस्टेंट, मैंने आपको बताया ना ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। अब अगला टॉपिक अगर देखा जाए एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, तो ये प्रीलिम्स के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच में, तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। प्रीलिम्स के अंदर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप सभी को पता है कि ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं जिससे दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन बेहतर हो और साथ में जो फोर्सेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन क्या हो, इंक्रीज हो, इसलिए इन एक्सरसाइज को किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप अगर देखेंगे कि हम धीरे धीरे, अच्छा आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो फॉसिल फ्यूल से होती है। आप देखेंगे कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। इवन आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं वो भी तो ये एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं सभी के सभी, इनसे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है और पॉल्यूशन के साथ साथ पे ऐसा एमिशन होता है जो ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर में क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और ग्रीन हाउस गैसेज डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं किसके ऊपर में, ग्लोबल वार्मिंग पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना हम फॉसिल फ्यूल की जगह पर क्लीन एनर्जी की तरफ में जाना शुरू करें। तो क्लीन एनर्जी एज इन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं, हम बायोफ्यूल्स को क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं, आप बायोगैस को क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं, और सबसे आप रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे सोलर एनर्जी, आपके विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हैं जिनको हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जिनको बोलते हैं, उनको हम क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं। इवन एक स्टेप और आगे जाए तो जैसे हाइड्रोजन को भी क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं। तो भारत कॉन्टिन्यूसली कंसर्न्ड है और उसके ऊपर में काम कर रहा है कि हमें कैसे फॉसिल फ्यूल से हम क्लीन एनर्जी की तरफ में जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने ये कमिटमेंट करी है कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई है, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, जो हाईलाइट कर रहा है कि भारत बहुत सक्सेसफुल है अपनी स्ट्रेटजीज में लेकर, टैक्सेशन को लेकर, फ्यूल सब्सिडी को लेकर, जिसमें हम एक बहुत पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ में शिफ्ट कर रहे हैं। दीज एफर्ट्स अंडरस्कोर करते हैं कि इंडिया का कमिटमेंट है कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में जाएंगे। तो आप अगर देखेंगे ग्लोबल जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे, वो एक तरफ में देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर में हम क्लीन एनर्जी की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज को क्या क्या है इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक वही कहता है कि आप सभी जानते हैं कि ये जो पूरा रीजन है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। आप खुद जानते हैं कि भाई आज आप खुद सोचिए नवंबर चल रहा है, नवंबर में दिल्ली में उस प्रकार की ठंड नहीं है, तो इसको क्लियरली आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज है। जब बारिश होती थी तब बारिश हो नहीं रही है, जब बारिश नहीं होती थी तब बारिशें हो रही है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन उस प्रकार से हो रहा है। रिपोर्ट ने वार्न किया कि क्लाइमेट चेंज इस प्रकार का हो सकता है और उसका इंपैक्ट डायरेक्ट जीडीपी पे पड़ेगा।
तो जीडीपी को अगर देखा है तो 17% रिड्यूस हो जाएगा बाय 2070, और 2100 आते आते 41% जीडीपी कम हो जाएगी हाई एमिशन के कारण में। और आप देखते हैं जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल कॉन्टिन्यूसली राइज करेंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, हीट वेव्स इंक्रीज करेंगी, रेन पैटर्न कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। आप खुद सोचिए, रेन पैटर्न अगर चेंज होता है तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर में कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रिपोर्ट कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्लाइमेट अडेप्शन के ऊपर में, मिटिगेशन मेजर्स के ऊपर में, और साथ में हमें रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी को पुश करने की ज़रूरत है। इंडिया ने रिमूव टारगेट एंड शिफ्ट ऐसा करके हमने टारगेट दिया है, जहां पर हमारा जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर में जो रिलायंस है उसको हम कम करना चाहते हैं। इसके तहत में हम ड्रामेटिक लेवल पर रिडक्शन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के सपोर्ट को, साथ में हम सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब के ऊपर में क्या कर रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इवन आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारी ऐसी स्कीम को लेकर आ रही है जिसके थ्रू क्या किया जा सके, यह इंश्योर किया जाए कि लोग सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, यूज़ करें। तो आप देखेंगे ट्रांजिशन एकदम से नहीं हो सकता, इसको धीरे धीरे करके स्ट्रेटेजिक लेवल पर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एकदम से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी तो ये आने वाले समय पे ये भी एक चांस रहेगा कि ये हमारी इकोनॉमी को क्या करे, नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर में हमें क्या है, बहुत सोच समझकर, बहुत प्लानिंग के साथ में धीरे धीरे ट्रांजिशन की जरूरत है। और उस ट्रांजिशन के साथ में क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, जो फॉसिल फ्यूल है उसको फेज आउट करेंगे और हम एक क्लीन एनर्जी की तरफ में क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये सारी चीजें। तो अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे, अगर धीरे धीरे करके हम फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होना शुरू होंगे, फॉसिल फ्यूल के ऊपर में हम कमी लेकर आएंगे, तो इवन जो हम सब्सिडीज देते हैं उसके अंदर में भी कमी आएगी। इवन अगर जो हम इंपोर्ट करते हैं, अब आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त, इंपोर्ट का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से, हमारे बिल से। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो उसके कारण में हमारी करेंसी अगर डिप्रिशिएट होती है डॉलर के रिस्पेक्ट में, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन भी क्या होती है, क्रिएट होती है। तो भारत ने जो फिस्कल सब्सिडी है ऑयल और गैस के सेक्टर में, उसको काफी ज्यादा क्या किया है, कम किया है। तो ये दर्शा रहा है कि भारत कमिटेड है अपने देश के अंदर में जो क्लीन एनर्जी है उसको अडॉप्ट करने में, और जो फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी है उसको क्या करने में, कम करने के अंदर में। तो इवन अगर आप देखेंगे टैक्सेशन को काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, हाई टैक्सेशन रेट लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या है, लोग ज्यादा ज्यादा क्या करें, फॉसिल फ्यूल को कम यूज करें और क्लीन एनर्जी को काफी ज्यादा यूज करें। इंसेंटिव का काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ में टैक्स लगाकर ये कोशिश करी जा रही है कि लोग कम से कम फॉसिल फ्यूल का यूज करें, दूसरी तरफ में इंसेंटिवाइज करके हम कर रहे हैं कि जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, क्लीन एनर्जी का यूज करें। इवन अगर आप देखेंगे 2010 से लेकर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेस को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इवन आप देखेंगे 30% ऑफ कलेक्शन फ्रॉम दिस सेस वर एलोकेटेड टू नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जल्द से जल्द क्या करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ में शिफ्ट होना और अपने नेट जीरो एमिशन के टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है दोस्तों। ठीक है, चलें। तो मेजर इनिशिएटिव्स में अगर आप देखेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके अंदर में टारगेट है कि 2030 तक हमारे देश में क्या करना है, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का एक हब बनाना है। पीएम कुसुम स्कीम आप सभी जानते हैं, जिसके अंदर में सोलर एनर्जी के जनरेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर, जिसके अंदर में हर घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल से हटके इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है, सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है। ये सारी की सारी चीजें इसी चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्फन ड्रग्स। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर में बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं करती हैं, वो रिसर्च में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती हैं। तो उनके लिए आप देखिए, ऑर्फन ड्रग्स वो दवाइयां होती हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं उन रेयर डिसीज को ट्रीट करने में, जिनके ऊपर में जो मेजर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फोकस नहीं करते हैं। उनका यह कहना है कि इसके ऊपर में अगर हम फोकस करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है या जो मार्केट है वो उतनी सफिशिएंट हमारे पास में नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, इंडिया फेसेस कंसिडरेबल चैलेंजेस इन डेवलपिंग एंड मेकिंग अफोर्डेबल इंश्योरिंग एक्सेस टू ऑर्फन ड्रग्स, जो कि अगर आप देखेंगे यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, उनके रेस्पेक्ट में भारत में काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो रेयर डिसीज कौन सी,
जो कि जिनको कई बार क्या है आप देखेंगे ट्रॉपिकल डिसीज भी बोल दिया जाता है। वो डिसीज जो बहुत रेयर हैं, जिनकी जो बहुत कम पॉपुलेशन को हो रहा है, जिसके कारण में क्या है उतनी बड़ी मार्केट साइज ना होने के कारण में उन पे इन्वेस्ट उतना रिसर्च नहीं किया जाता, जिनके कारण में वो रेयर डिसीज रह जाती हैं और उसके कारण में उनको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां यूज होती हैं उनको ऑर्फन ड्रग्स बोला जाता है। तो अगर आप देखेंगे ऑर्फन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं किसके लिए, जो रेयर ऑर्फन डिसीज हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ये डिसीज अफेक्ट करते हैं बहुत स्मॉल पोर्शन को, पॉपुलेशन को, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। लेकिन ये स्मॉल पोर्शन को इफेक्ट करते हैं, इसके कारण से आप देखेंगे इतना लार्ज स्केल पर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ऑर्फन ड्रग्स की जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। जैसे यूएस में देखें, कोई डिसीज उसको रेयर या फिर ऑर्फन डिसीज जब माना जाएगा जब वो 2 लाख से कम लोगों को क्या करे, इंपैक्ट करे। यूरोपियन यूनियन में अगर देखा जाए तो हर 10,000 पे अगर एक से कम अगर वो डिसीज इंपैक्ट करे तो उसको हम क्या करेंगे, रेयर या फिर ऑर्फन डिसीज बोलते हैं। ऑल्दो देयर इज नो फॉर्मल प्रेवलेंस बेस्ड डेफिनेशन इन इंडिया। अगर आप देखेंगे एनपीआरडी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 की जो पॉलिसी है उसने आउटलाइन किया एक ऐसे फ्रेमवर्क को कि आपको डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है रेयर डिसीजेस को, जहां पर भी अगर लो प्रेवलेंस है तब भी हमें क्या करना है, उसको क्लियर करना। लेकिन क्लियर डेफिनेशन ना होने के कारण में ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन डिसीज को आइडेंटिफाई कर पाना क्या हो जाता है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट्स के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप सोचिए, अगर आप मेडिसिन को या फिर उस बीमारी को अगर आप ऑर्फन डिसीज या रेयर डिसीज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इनके ट्रीटमेंट में उनको सहूलियत मिल सकती है। तो अंडर इंडियाज एनपीआरडी रेयर डिसीज को हम 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ग्रुप 1 ऐसे डिसऑर्डर जो क्यूरेबल है थ्रू वन टाइम इंटरवेंशन, जैसे लाइसोसोमल आप देखेंगे स्टोरेज डिसऑर्डर, ठीक है। और अगर आप देखें ग्रुप 2 के अंदर में, जिनके अंदर में लॉन्ग टर्म क्या होता है, दवाइयों की जरूरत होती है या फिर लाइफ मैनेजमेंट की जरूरत होती है, लेकिन रिलेटिवली लोअर ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है, ठीक है, जैसे मैपल सिरप यूरिन डिसीज। और ग्रुप 3 के अंदर में क्या करते हैं, वो डिसीज होती हैं जैसे गॉशर डिसीज हो गई, आपकी पॉम्पे डिसीज होगी, जहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है बट काफ़ी ज़्यादा उनकी हाई कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। फॉर ड्रग टू रिसीव ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन इट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया दैट वेरी अक्रॉस कंट्रीज। वंस इसको जब डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि ये ऑर्फन मेडिसिन है, ड्रग है, तो ऑर्फन ड्रग रिसीव सेवरल इंसेंटिव्स टू एनकरेज देयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट एक्सपेंसेस, फी, ये सब चीज़ों में हेल्प मिलती है। तो ऑर्फन ड्रग डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज भले ही किया जा रहा है, लेकिन अभी भी भारत में इसके ऊपर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड मतलब क्या में इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि हाई कॉस्ट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक बैरियर के रूप में काम करता है। और ऑर्फन ड्रग ज़्यादातर क्योंकि वो स्मॉल पेशेंट है ना, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है कंपनीज के लिए कि वो फाइनेंशियल रिस्क ले सकें। यही बता रहा था मैं आपको, जिसके कारण में क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो सकते और ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये जो ऑर्फन डिसीज़ हैं या जो रेयर जो डिसीज़ होती हैं उनके ऊपर में नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि टीबी फ्री इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका मेन जो प्रोग्राम का जो टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। कई सारे मेजर्स लिए गए, निक्षय पोषण अभियान, निक्षय मित्र योजना, आप देखें टीबी मुक्त भारत अभियान, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए जिसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 17.7% हमें डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है टीबी के इंसिडेंसेस में 2015 से 2023 में, विच इज मोर देन ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज डिक्लाइन। ग्लोबल अगर WHO की अगर आप देखें तो 8.3% डिक्लाइन था, हमारे यहाँ पर 17.7 डबल है। और इसका जो सक्सेस का रीजन माना जा रहा है वो क्या माना जा रहा है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। लेकिन इतना करने के बावजूद दोस्तों अभी भी टीबी के जो पेशेंट्स हैं या जो नंबर हैं वो काफी सफिशिएंट मात्रा में ज्यादा हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 अगर देखें तो वो भी टारगेट लेता है कि 2030 तक हमें क्या करना है, टीबी को एलिमिनेट करना है। इंडिया टारगेट्स टू मीट द एंड टीबी गोल अगर देखा है 2025 5 years बिफोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डेडलाइन। तो अगर आप देखें टीबी एलिमिनेशन के टारगेट क्या कि 80% रिडक्शन होना चाहिए टीबी इंसिडेंस में 2015 के लेवल में, 90% रिडक्शन होना चाहिए टीबी मोर्टेलिटी में 2015 के रेस्पेक्ट में, एंड 0 टीबी अफेक्टेड हाउस होल्ड
उसके ऊपर में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसेस टीबी के कारण में नहीं इंक्रीज होगी, तब हम जाकर टीबी एलिमिनेशन टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट अनाउंस द कमिटमेंट टू एंड टीबी 2018 के अंदर में इसको अनाउंस किया था हमने एट द एंड टीबी समिट, अगर आप देखेंगे। फिर हमने इसको रीअफर्म किया वर्ल्ड टीबी समिट के अंदर वाराणसी में, और भारत सिग्नेटरी भी है गांधीनगर डिक्लेरेशन में, जहां पर टीबी को 2030 तक एलिमिनेट करने की बात की गई है साउथ ईस्ट एशियन रीजन से। तो आपकी अगर देखेंगे अप्रोच में तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक इनिशिएटिव रहा, जहां पर हमारा मेन टारगेट है कि हमें टीबी को 2025 तक क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इवन आप देखेंगे हमने जो दवाइयां हैं टीबी की केसेस में, जो ट्रीटमेंट का जो टाइम है उसको भी हमने शॉर्टर करने की कोशिश करी है। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस है उसमें भी शॉर्टर ड्यूरेशन हमने अचीव करने की कोशिश करी है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश की, जिससे सर्विसेज में जो या ट्रीटमेंट जो डिले है उसको रिड्यूस किया जा सके। आप देखेंगे न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए हमने बाकायदा निक्षय मित्र पोर्टल अभियान शुरू किया। फाइनेंशियल सपोर्ट आप देखेंगे निक्षय पोषण योजना के तहत में। कम्युनिटी इंगेजमेंट टीबी मुक्त भारत अभियान 2022 में जो लॉन्च किया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कम्युनिटी को कैसे क्या किया जाए, पार्टिसिपेंट बनाया जाए, वो कैसे पार्टिसिपेट करें। इवन दोस्तों लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप चाहें तो किसी को भी क्या कर सकते हैं, टीबी पेशेंट को क्या कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं अपने कंट्रोल में, उनको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उनके न्यूट्रिशन सपोर्ट, उनके ट्रीटमेंट सपोर्ट के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन और आप देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपीज, इन सब के ऊपर में काम किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है नभ मित्र एप्लीकेशन। आप सभी एक चीज़ जानते ही हैं दोस्तों कि जो मछुआरे होते हैं उनको जब वो क्या नाम है बाहर कहीं मछली पकड़ने के लिए या फिर डीप ओशन में होते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इन सब की सारी जानकारी, वेदर की जानकारी ना हो पाना। तो नभ मित्र अलाउ करता है रियल टाइम ट्रैकिंग वेसल पोजीशन, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड क्या है, किस जगह पर है, किस लोकेशन पर है, जिससे जो मछुआरे हैं बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, साइक्लोनिक वेदर कंडीशंस अगर होती हैं तो वो दोबारा से लौट कर कहाँ आ सकते हैं, अपनी लोकेशन पर आ सकते हैं। ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। इंडिजिनस ट्रांसपॉन्डर टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा इसको बनाया गया है। तो नभमित्र एप्लीकेशन इट एम्पावर्स टू वे कम्युनिकेशन दैट कुड नॉट बी डन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी बियॉन्ड मोबाइल कवरेज। अगर आप खुद सोचिए, पहाड़ों में जाते हैं तो हमें क्या नाम है मोबाइल का रेंज नहीं मिलता है, तो अगर आप डीप ओशन में गए तो आपको मोबाइल की कवरेज कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए टू वे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का नभमित्र एप्लीकेशन का यूज़ किया गया, और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स एंड फोन कॉल्स वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय अथॉरिटीज टू वेसल्स, बट इनको ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था क्योंकि मोबाइल नेटवर्क की कवरेज नहीं हुआ करती थी। तो ये उसके अंदर में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट है निंगोल चकोबा फेस्टिवल, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं मणिपुर में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्या चल रहा है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, और आप सभी जानते हैं वायलेंस, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मणिपुर के अंदर में जो मीती ट्राइब है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, निंगोल चकोबा फेस्टिवल, और ये मणिपुर में किया जाता है। तो निंगोल चकोबा फेस्टिवल एक एनुअल सेलिब्रेशन है जो कि मीती कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेकेंड डे ऑफ लूनार जो मंथ होता है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है मीती समुदाय के द्वारा। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, निंगोल का मीन्स क्या होता है, मैरिड विमेन, एंड चकोबा मीन्स इन्विटेशन फॉर द फीस्ट। तो इस फेस्टिवल के अंदर में क्या होता है कि जो मैरिड वुमेन होती हैं हु आर इन्वाइटेड टू देयर पेरेंटल होम्स फॉर अ ग्रैंड फीस्ट, खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाया जाता है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, ट्रेडिशनल रहा है जहाँ पर ब्रदर टू सेंड अ फॉर्मल इन्विटेशन टू हिज सिस्टर अ वीक बिफोर द फेस्टिवल, और फिर वो वहाँ पर आएंगे और इससे फैमिलियल जो बॉन्ड है ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशन होता है। पहले इसको मीतीज ये क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे, और अब धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा क्या होने लगे, एक्सपेंड होने लग गया है। मीती कम्युनिटी हम ऑलरेडी देख रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि जो मीती जो लैंग्वेज है, जो याद रखिएगा, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड क्या नाम है, एक और चीज़ नोट करिएगा, मीती स्पीक मीती लैंग्वेज ऑल्सो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज मणिपुरी, और ये 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसके अंदर में भी आता है, ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है क्या, मणिपुर की। और अभी आप सभी को पता ही है जो
मणिपुर के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मीती एंड कुकी ट्राइब्स के बीच में ही चल रहा है। नेक्स्ट है टॉपिक पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। आप सभी अगर मान के चलिए स्कूल के बाद में किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जो फीस होती है उसको पे करने के लिए आपको कई बार लोन लेना पड़ता होगा। तो लोन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर में जो हाई रैंक इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर में, उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कोलैटरल फ्री, साथ में ही बिना गारंटी के, बिना कोलैटरल के, साथ में ही इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ में, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा जिससे पढ़ाई आप कर सकें। दिस स्कीम इज डिजाइन टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जो है वो हिंडर ना करें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कि वो हायर एजुकेशन ना ले सके। इट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री लोन, जो कि ट्यूशन फीस से लेकर अदर एक्सपेंसेस को भी क्या करेगा, कवर करेगा। तो अगर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए अगर देखा जाए तो जो टॉप टीयर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर में टॉप में है, टॉप रैंक के अंदर में, उनको क्या किया जाएगा, इसके अंदर में करा जाएगा। तो आप देखेंगे 100 रैंक, फिर 101 से 200 रैंक, और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो पहले शुरुआत में देखा जाए तो सिर्फ 860 तक ही था, फिर इसको क्या किया गया और ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। तो लोन और लोन की गारंटी ये इंपॉर्टेंट है, मेन इस चीज़ को याद रखिए। द स्कीम फैसिलिटेट एजुकेशनल लोन अप टू 7.5 लाख with 75% credit guarantee on the outstanding default to mitigate the risk for bank, एंड बैंक क्या हो, एनकरेज हो कि लोन दे सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट एक तरीके से क्या क्रेडिट गारंटर के रूप में काम करेगी, प्लस में इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का भी काम किया गया। और एक और याद रखिएगा, इसके अंदर में अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो ही आप क्या है, एलिजिबल है, उससे ज़्यादा वाले फैमिली इनकम वाले इसके अंदर में एलिजिबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आने वाले में रहने वाली है। तो आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। आई होप आज के सेशन को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सक्सेस एंड प्रीलिम्स बैच हमारा 30 नवंबर से शुरू हो रहा है, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच भी है जो क्या नाम है 30 नवंबर से ये भी शुरू हो रहा है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 28,000 रुपीज़ अभी है क्योंकि ऑफर में है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।